शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना 1938 में हुई। शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौराहे पर 4 लाख स्क्वायर फुट में स्थापित है। विद्यालय का स्वर्णिम इतिहास है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री R.C. लाहौटी इस विद्यालय के छात्र रहे हैं। वर्तमान में इस विद्यालय में 1500 स्टूडेंट हैं। विद्यालय को एड है, जिसमें 100 सीटर बालक छात्रावास जाटपुरा स्कूल में एवं 100 सीटर बालिका छात्रावास विद्यालय परिसर में ही स्थापित हो रहा है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं विद्यालय के प्राचार्य आसिफ खान साहब से। दर्शकों, इस समय हमारी टीम खड़ी है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना में। यह वही स्कूल है जिसे पहले शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 बोला जाता था। हम जैसे हजारों स्टूडेंट इस स्कूल में पढ़े हैं। मेरे साथ हैं स्कूल के प्राचार्य आसिफ खान साहब। स्वागत है खान साहब आपका। अभी जल बचाओ अभियान की टीम ने पिछले 2 दिन पहले ही काम करना शुरू किया और उन्होंने ये जो अपने बहुत पुराना 1938 का जो कुआं है उसको आप जी हाँ, ये विद्यालय करा रहे हैं। जी विद्यालय के प्रांगण में 1938 में निर्मित एक कुआं है जो आजकल ऊपर से बंद करके वो पूर दिया गया है। हमने प्रयास किया है कि हम इसका सफाई करवा के और जो स्कूल की मेन बिल्डिंग और एनसीसी यूनिट है, इसका पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम इसके भीतर लाएंगे। तो इससे न केवल हमारा यहाँ का जल स्तर बढ़ेगा, बल्कि विद्यालय में जो 100 सीटर गर्ल्स छात्रावास बन रहा है उसकी भी पानी की समस्या हल होगी। सर, यहाँ एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी पिछले दिनों हुई थी, उसमें उसके भी हाँ, ये एक और सूचना है कि राज्य विज्ञान एवं संस्कृति विभाग द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं का विद्यार्थियों की शिक्षण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है या सकारात्मक, इसको लेकर एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई। उसमें विद्यालय का एक छात्र सम्मिलित हुआ, एक बालिका वंदना कॉन्वेंट स्कूल से चयनित हुई। फिर इसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता जब हुई, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जब हुई, तो उसमें 25 जिलों के 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उनमें उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र हर्षवर्धन राठौर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। तो उस छात्र को भी आज बधाई दी। उत्कृष्ट विद्यालय के नाम एक और रिकॉर्ड है कि यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर भी पिछले दिनों लगातार चल रहा है, जो कि गंभीर जोखिम वाले लोगों के लिए लगाया गया, स्पेशली लगाया गया था। उच्च जोखिम समूह के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए लगातार बड़े सत्र यहाँ आयोजित किए गए, जिसमें व्यापार महासंघ और दूसरे संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। उन्हें अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुना एक का पुराना बहुत रिकॉर्ड रहा है। उत्कृष्ट बनने के बाद इस स्कूल का ऐतिहासिक स्कूल है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस स्कूल में पढ़ी। आप भी शायद इसी में ही पढ़े होंगे, मैं भी। हाँ, ये अधिकांश लोग यहीं के पढ़े हुए हैं। पहले ये क्रमांक 1 हुआ करता था 2001 से पहले। उसके पहले ये बहुउद्देशीय था और महाविद्यालय भी सबसे पहले इसी बिल्डिंग में संचालित हुआ था। तब वो विक्रम यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। बाद में जीवाजी यूनिवर्सिटी से कॉलेज की बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ गए। और इसके जो एलुमिनी हैं, हम कोरोना के पहले एक प्रयास कर रहे थे एलुमिनी मीट का। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश लाहौटी जी भी इसी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, तो हम पुराने सारे लोगों को एकत्र करके उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। कोविड से स्थितियां सामान्य होने के बाद हम पुनः प्रयास करेंगे आपके सहयोग से। कोविड ने शिक्षा के क्षेत्र में भारी व्यवधान उत्पन्न किया है। अगर कोई क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो शिक्षा का। आपके 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी नहीं हो पाई, तो जो स्टूडेंटों को जो समस्या आई है वो करियर में भी 2 साल पीछे हुए, तो क्या कहते हैं? बिल्कुल, कोरोना का प्रभाव तो जनजीवन पर बहुत पड़ा है और दूसरी बात ये कि बच्चों का जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस कष्ट को सहना भी ज़रूरी था, क्योंकि सबसे ज़्यादा संक्रमण के चांसेस जो होते हैं वो बच्चों से ही फैलते हैं। फिर भी बच्चे घर पर पढ़ रहे हैं। अब हालांकि ऑनलाइन में शिफ्ट करने में उतना जुड़ाव नहीं हो पाता बच्चों से और उस तरह से वो सीख भी नहीं पाते जिस तरह से वो कक्षा में अनुशासित रह के वो पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे भी अब लेट के चाय जैसे पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब बच्चे भी महत्व समझ रहे हैं इस बात का, पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कोविड से जल्दी मुक्ति मिले। इसके बाद पुनः कक्षाएं, ये सांस्कृतिक गतिविधियां फिर प्रारंभ हों। आसिफ खान साहब को अंग्रेजी के एक अच्छे प्रोफेसर के रूप में जाना जाता है और अभी राज्य स्तरीय भी एक पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ, तो क्या है वो? ऐसा था, ये उत्कृष्ट विद्यालय में आने के लिए उन्होंने एक राज्य स्तरीय परीक्षा आयोजित की थी और इंग्लिश में मैंने उसमें प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पिछले 33-34 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ। आजकल मैं यूट्यूब पे लाइव इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हम सुबह 8 बजे। तो चूँकि बच्चे ऑफलाइन पढ़ने नहीं आ सकते, तो ये एक तरीका निकाला है, नई नई बातें सीखें,
लॉकडाउन के दौरान, उनका उपयोग कर रहे हैं तकनीक का सहारा लेके। निश्चित रूप से पिछले 2 साल बच्चे पिछड़ गए हैं जो कैरियर के लिए तैयार 12वीं के बाद जो कैरियर की तैयारी जी। कर रहे थे या प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते थे, उन बच्चों को क्या संदेश है आपका? नहीं, धैर्य रखें, क्योंकि पूरी परिस्थिति तो पूरे देश के लिए एक सी है और 2 साल हम अकेले पीछे नहीं हुए, पूरा देश 2 साल पीछे हुआ है। तो जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हम रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो आगे भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति हम कर पाएँगे और प्रगति कर पाएँगे। स्पोर्ट्स सब- मीट भी लगातार सारे बंद हैं, हाँ। खेल बंद हैं, पढ़ाई बंद है, तो बच्चों को क्या करना चाहिए? इसमें उनका क्या काय में इंटरेस्ट होना चाहिए? ये बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बच्चों का ग्राउंड पे आना और खेलकूद गतिविधियों में भाग लेना बहुत ज़रूरी था। अब ऑनलाइन गेमिंग की तरफ बच्चे जा रहे हैं, जो उनका मानसिक विकास भले ही कर दे, लेकिन शारीरिक विकास नहीं हो रहा। तो फिर वही उम्मीद करना पड़ेगी कि ये स्थितियाँ सुधरें, हम प्रतियोगिताएं दोबारा शुरू करवाएं, ताकि जो अच्छी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वे निकल के सामने आ सकें। दूसरी लहर में बहुत सारे शिक्षाविद सहित बहुत सारे लोग इस शहर से चले गए। हम इस शहर के बासिंदे हैं, हमारा बचपन से रहा है। तो उन जो कोविड की जो दूसरी लहर थी, कितनी भयावह थी, उसने अपने कई अपनों को खोया, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वास्तव में कोविड की जो दूसरी लहर थी, उसकी गंभीरता का समय रहते हम अनुमान नहीं लगा पाए, और नतीजा ये हुआ कि हमने अपने परिचय क्षेत्र के, अपने जान पहचान के बहुत सारे लोगों को खोया। और बीच में तो एक स्थिति ये भी बन गई थी कि फेसबुक या व्हाट्सएप खोलने में डर लगता था, क्योंकि लगता था कि ओम शांति लिखना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। तो उस स्थिति से अब हम उभरते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि तीसरी लहर या तो आए ना हो, आती है तो नियंत्रण में रहे, ताकि जो नुकसान युवा प्रतिभाओं का हमारे शहर को, हमारे देश को भुगतना पड़ा है, वो ना आए। संजय स्टेडियम को अब हॉकी ग्राउंड के रूप में जाना जाएगा। एस्ट्रोटर्फ लग रही है, पर वो तो बहुत परम खुशी की बात है। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, पर ये क्रिकेट सहित अन्य गेमों के लिए एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम होना चाहिए। आप खिलाड़ी भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, सर्व सुविधा संपन्न कॉम्प्लेक्स की मांग तो अपनी बहुत पुरानी है। हम लगातार कई स्तर पे आप लोग भी प्रयास करते रहे हैं, लेकिन वो चूँकि अब एस्ट्रोटर्फ के नाते केवल हॉकी के लिए सीमित हो गया, तो एक ज़रूरी है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बने जहां अलग अलग तरह के इंडोर आउटडोर गेम्स की सुविधा बच्चों को रहे, और साथ ही अच्छे प्रशिक्षक उपलब्ध हों जो बच्चों को उनकी बेसिक समझा पाएँ, ताकि हमारे यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। क्या संदेश है एक शिक्षाविद के रूप में बच्चों के लिए जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, युवा हैं और उत्साह से भरे हुए हैं? देखो, नई पीढ़ी तो हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है, वो अपने रास्ते खुद निकालती है। फिर भी सामान्य संदेश ये है कि धैर्य रखें, इस ख़राब वक्त को गुजरने दें, क्योंकि ख़राब वक्त की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहता। तो ये वक्त भी गुजरेगा और हमारा जीवन पुनः नॉर्मल स्थिति में आएगा और हम सब अच्छा जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये आसिफ खान साहब थे, ये प्राचार्य हैं उत्कृष्ट विद्यालय के। मज़ेदार बात ये है कि इस स्कूल में हमारे जीवन के भी 5 साल कटे हैं और हमने बहुत आनंद से यहाँ क्रिकेट खेला है। पढ़ाई कम की है, क्रिकेट ज़्यादा खेला। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते थे यहाँ, तो बहुत अच्छा लगा और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। धन्यवाद आसिफ साहब, धन्यवाद उत्कृष्ट विद्यालय।